25 दिसंबर 2024 को रूसी वायु रक्षा ने अज़रबैजान के एक नागरिक विमान को मार गिराया। कुल मिलाकर 38 लोगों की मौत हो गई। क्या आप जानते हैं रूसी अधिकारियों ने कैसे प्रतिक्रिया दी? पूरी तरह से चुप्पी। 3 दिनों तक मॉस्को में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब पुतिन ने आखिरकार अज़रबैजान के राष्ट्रपति को फोन किया तो उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए माफी मांगी कि यह घटना रूसी हवाई क्षेत्र में हुई थी। शब्द चयन पर ध्यान दें। उन्होंने यह मानने से सावधानीपूर्वक बचा कि रूस ने गोली चलाई थी। 150 सालों में रूस के पड़ोसियों ने कभी पुतिन का ऐसा सामना नहीं किया था। वे अपमान को सह लेते और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते। लेकिन इस बार कुछ चौंकाने वाला हुआ। अज़रबैजान ने माफी की मांग की। उसने रूस से अपनी गलती स्वीकार करने की मांग की। उसने मुआवजे की भी मांग की। और इस छोटे से साहसिक कदम ने एक ऐसा राज उजागर कर दिया जिसे पुतिन हर कीमत पर छुपाने की कोशिश करते हैं। सच्चाई ये है कि पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध इसलिए शुरू किया ताकि दुनिया फिर से रूस से डरे। वो उस आदमी के रूप में याद किया जाना चाहता था जिसने देश को ज़ारों और सोवियत संघ की महानता वापस दिलाई। वो अपनी मूर्तियां चाहता था। वो चाहता था कि उसका नाम इतिहास की किताबों में हो। लेकिन हुआ इसका उल्टा। युद्ध के हर महीने ने रूस को बड़ा नहीं किया। उसने एक खालीपन छोड़ दिया। और ये खाली जगह उन जगहों पर भी बन रही है जहां युद्ध कभी नहीं पहुंचा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस साम्राज्य को पुतिन ने फिर से खड़ा करने की कसम खाई थी वो उनके पैरों तले कैसे बिखर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कौन है जो उस दरवाजे से अंदर आ रहा है जिसे उन्होंने खुला छोड़ दिया। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं, उस योजना से जो पूरी तरह गलत हो गई। जब पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो योजना सीधी और तेज थी। कुछ ही दिनों में कीव पर कब्जा करना, वहां अपनी पसंद की सरकार बैठाना और यूक्रेन की $15 ट्रिलियन की खनिज संपत्ति पर हाथ साफ करना। ये तो सिर्फ एक बड़े खेल की पहली चाल होती। यूक्रेन पर कब्जा होने के बाद रूस को फिर से अमेरिका और चीन के बराबर एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 साल से भी ज्यादा समय बाद मोर्चा शायद ही कहीं हिला हो। रूस यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर नियंत्रण रखता है और पुतिन के सपने को पूरा करने के लिए बाकी 80% हिस्सा बचा है। और भी बुरा यह है कि रूसी सेना, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना बताया जाता था, बेनकाब हो गई है। वह एक कागजी शेर साबित हुई है। अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। युद्ध से पहले रूस की अर्थव्यवस्था हर साल 4% से ज्यादा बढ़ रही थी। आज यह करीब 1% पर ही रुकी है। अगर यूक्रेन नहीं गिरा तो पुतिन की योजना में अब क्या बचा? इसका जवाब उनके लिए और भी कड़ा है, क्योंकि आक्रमण का निशाना न सिर्फ टिका रहा बल्कि वह और भी मजबूत होकर निकला। सोचिए, यूक्रेन इस युद्ध में शिकार बनकर शामिल हुआ। एक ऐसा देश जिसे पुतिन के हिसाब से आसानी से निगल लिया जाता। वह इससे एक सैन्य शक्ति बनकर निकला। अपने बचाव के लिए मजबूर होकर यूक्रेन ड्रोन के क्षेत्र में विश्व नेता बन गया और इस तकनीक को सौदेबाजी का औजार बना दिया। राजनयिक स्तर पर उसने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात के साथ वर्षों के समझौते किए और अब वह पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें रक्षा उपकरण बेचने लगा। एक अमेरिकी अध्ययन केंद्र अटलांटिक काउंसिल ने एक हैरान कर देने वाली बात बताई। आज यूक्रेनी सैनिक अक्सर संयुक्त अभ्यासों में नाटो के साथियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यानी जो देश निगल लिया जाना था वही अब रूस को कैसे रोका जाए उसकी मिसाल बन गया है।
यह रूस को वैसा ही दिखाता है जैसा वह आज है। अब ये महाशक्ति नहीं, सिर्फ मध्यम शक्ति है जिसने खुद को बड़ा समझ लिया था। यही वो चीज है जो सब बदल देती है। दशकों तक रूस के पड़ोसी सिर्फ एक कारण से उसकी बात मानते थे, डर। आर्मेनिया से कजाकिस्तान तक, अजरबैजान से जॉर्जिया तक, हर कोई उस विशाल सेना के पास बहुत संभल कर चलता था। लेकिन यूक्रेन ने अभी अभी पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वह सेना अजेय नहीं है। और जैसे ही डर टूटता है, जो लोग आज्ञा मानते थे वे यह जांचना शुरू कर देते हैं कि वे कितनी दूर जा सकते हैं। सबसे पहले चुनौती देने वाला वही विमान था। मेरे साथ अजरबैजान लौटो, एक छोटा सा देश जो तेल में समृद्ध है और हमेशा अपने विशाल पड़ोसी की छाया में रहा है। 150 वर्षों तक रूस ने कॉकस पर शासन किया, जो काले सागर और कैस्पियन सागर के बीच पहाड़ों का इलाका है, और वह डर के बल पर शासन करता था। कोई भी मॉस्को का सामना नहीं करता था। फिर विमान को मार गिराया गया, 38 लोग मारे गए, और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए सीधा मुकाबला किया। वह मॉस्को में 9 मई की सैन्य परेड में शामिल नहीं हुआ, जो रूसी कैलेंडर की सबसे पवित्र तारीख मानी जाती है। उन्होंने देश में रूसी सांस्कृतिक केंद्र बंद किया, और जब कुछ महीनों बाद रूसी पुलिस ने रूस के एक शहर में हिरासत के दौरान 2 अज़ेरी भाइयों की हत्या कर दी, तो अजरबैजान ने भी उसी तरह जवाब दिया। उसने रूसियों को पकड़कर उनकी तस्वीरें दिखाई। तब अक्टूबर 2025 में पुतिन ने आखिरकार स्वीकार किया कि रूसी मिसाइल ने वही विमान गिराया था जिसे हमने शुरुआत में दिखाया था, और आखिरकार माफी मांगी, सच्ची माफी। और अगले साल मुआवजे का समझौता हुआ। लेकिन अंदरूनी नुकसान सिर्फ हाथ मिलाने से ठीक नहीं होता, क्योंकि वहां जो टूटा था वो कोई समझौता नहीं था, वो डर था। और डर एक बार खत्म हो जाए तो माफी मांगने से वापस नहीं आता। और ये अजरबैजान तक ही नहीं रुका। आर्मेनिया को देखो, दशकों तक वह इस क्षेत्र में रूस की सबसे वफादार सहयोगी रही है। जून 2026 में प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने चुनाव जीता और जीत गए, और वे मॉस्को के भारी दबाव के बावजूद जीत गए, जिसने देश को मिलने वाली सस्ती गैस काटने की धमकी तक दे दी थी। उन्होंने यूरोप की ओर बढ़कर जीत पाई। और दूसरी तरफ गले लगाने के लिए कौन सामने आया? संयुक्त राज्य अमेरिका व अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति और अमेरिका के प्रधानमंत्री। संयुक्त राज्य अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से पाशिन्यान का समर्थन किया। उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं को व्हाइट हाउस बुलाकर शांति समझौते पर हस्ताक्षर कराए, जिससे 30 साल से ज्यादा पुराना संघर्ष खत्म हो गया। उन्होंने उस गलियारे का नाम भी ट्रंप के नाम पर रख दिया। सोचने वाली बात है, रूस ही था जिसने 150 साल तक कॉकस का न्यायाधीश बनकर खुद को पेश किया। रूस ही था जिसने 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम करवाया था। यही उसकी भूमिका थी। इस इलाके में जो राज करता है वही ये भूमिका निभाता है। अब अमेरिका इन दोनों देशों के बीच शांति करा रहा है। वॉशिंगटन में एक मेज पर पुतिन बाहर से देख रहे हैं। रूस के प्रभाव क्षेत्र पर अब किसी और का कब्जा है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कॉकस है जो नक्शे का एक दूर का कोना है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यही पैटर्न फैलता जा रहा है और हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। ये सबसे नजदीकी पड़ोसियों से शुरू होता है और फिर दूर तक फैलता जाता है। मोल्दाविया, जो वहां सीमा के पास ही है, यूरोपीय संघ की ओर दौड़ रही है। मध्य एशिया में कजाकिस्तान जैसे देश, जो पहले मॉस्को के वफादार साथी थे, अब यूरोप और चीन जैसे दूसरे साझेदारों की तलाश करने लगे हैं। अब नक्शे को और दूर से देखो तो तस्वीर और भी नाटकीय हो जाती है। रूस सिर्फ पड़ोसियों को सुरक्षा का वादा नहीं करता था, बल्कि दुनिया भर की कई शासन व्यवस्थाओं की संरक्षक भी थी।
वह हथियार बेचता, सैनिक भेजता और सहयोगियों की सुरक्षा की कसम खाता था। यही सुरक्षा रूस को अपने घर से दूर भी शक्ति और प्रतिष्ठा देती थी। और एक एक करके ये सहयोगी गिरते गए और रूस हाथ पर हाथ धरे देखता रहा। देखिए, उदाहरण के लिए सीरिया। लगभग 10 सालों तक रूस ने तानाशाह बशर अल असद का समर्थन किया। रूस ने उसे बचाने के लिए 2015 में सैन्य हस्तक्षेप किया। असद पश्चिम एशिया में मास्को की ट्रॉफी था। दिसंबर 2024 में विद्रोहियों के एक समूह ने राजधानी दमिश्क पर बिजली की तेजी से हमला किया और रूसी सेनाएं ज्यादातर बस देखती रहीं। असद भाग गया और भीड़ ने उन चौराहों पर उन मूर्तियों को गिरा दिया जिनकी रूस ने सालों तक रक्षा की थी। और ये सिर्फ सीरिया ही नहीं था। वेनेजुएला में मदुरो सरकार, जिसे रूस सालों से हथियार और समर्थन दे रहा था, अमेरिका के दबाव में पूरी तरह ढह गई। ईरान में मास्को का लुभाया साझेदार इजराइल से युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ। 3 सहयोगी जिन्हें रूस ने सुरक्षा देने की कसम खाई थी और 3 पतन। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनमें से किसी में भी रूस ने उंगली तक नहीं हिलाई। जैसा आप देख सकते हैं, रूस अब वह शक्ति नहीं रहा जो शासन तय करता था। अब वो बस एक और खिलाड़ी है जो डूबते जहाज से जो बचाया जा सके उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में गूंजता संदेश डरावना और सीधा है। रूसी सुरक्षा अब बेकार है। और फिर हम उस सवाल पर आते हैं जो सच में मायने रखता है। क्यों? अगर रूस दुनिया भर में ये सारी खाली जगहें, ये सारी ताकत के खालीपन छोड़ रहा है, तो कोई ना कोई उन्हें भर रहा है। लेकिन कौन? इसका जवाब एक ऐसे नाम से मिलता है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, चीन। और यही पर कहानी पुतिन के लिए वाकई अंधेरी हो जाती है, क्योंकि जब वह यूक्रेन में हर रूबल और हर सैनिक खर्च कर रहा है, चीन खुद रूस के पिछले दरवाजे से अंदर आ रहा है। रूसी सुदूर पूर्व की ओर देखिए, वह विशाल इलाका जो चीन से सटा हुआ है। ये रूस के पूरे क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। यहाँ केवल करीब 8 मिलियन लोग रहते हैं। ये संसाधनों से भरपूर खाली इलाका दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के पास है। जब यूरोपीय कंपनियों ने युद्ध के कारण रूस छोड़ दिया, तो अंदाजा लगाओ कि उनकी जगह किसने ली? चीनी कंपनियों ने। और वे खाली हाथ नहीं आई। आज साइबेरिया के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में युआन, जो कि चीनी मुद्रा है, ने लेन देन में रूबल की जगह ले ली है। लगभग 90% औद्योगिक मशीनें जो रूस आयात करता है, वे चीन से आती है। और चीनी कारें जो युद्ध से पहले रूसी बाजार का 18% थी, आज 57% हैं, आधे से भी ज्यादा। देखिए, हम आक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं। सच तो यह है कि चीन को टैंकों की जरूरत नहीं है। वह इससे भी ज्यादा समझदारी भरा और ज्यादा स्थायी काम कर रहा है। वो रूस को एक आपूर्तिकर्ता में बदल रहा है, एक तेल, गैस और सस्ते कच्चे माल का आपूर्ति केंद्र जो चीनी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देता है। क्योंकि चीन रूस के निर्यातित तेल का लगभग आधा खरीदता है, पुतिन के पास इनकार का विकल्प नहीं है। वह जीवित रहने के लिए चीन पर निर्भर है। साझेदार अब कर्जदाता बन गया है, साम्राज्य अब आपूर्तिकर्ता बन गया है। और ये सब क्षेत्र, प्रभाव, सहयोगियों, सम्मान की ये हानि वहां तक जाती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, आम रूसी नागरिक की जेब। क्योंकि इस युद्ध का असर घर पर ही भुगतना पड़ता है। कीमतें आसमान छू गई हैं। 2026 की शुरुआत में रूस में एक साल में खाने पीने की चीजें 20% से ज्यादा महंगी हो गई। इस महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरें 14% से भी ऊपर चली गई। और यही अपने आप में किसी भी ऐसे इंसान के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है जिसे कर्ज की जरूरत है। काउंटर पर कुछ चीजों की कीमतें टैक्स से भी ज्यादा हो गई थी।
हर जगह नोटिस लगे हैं कि प्रोडक्ट्स के दाम बदल रहे हैं और काउंटर की कीमत ही मान्य है। सिर्फ 2025 में ही 2 लाख से ज्यादा छोटी और मझोली कंपनियां बंद हो गई और रूस का संप्रभु कोष, वो बचत जो मुश्किल समय के लिए देश का सहारा होना चाहिए था, 4 साल में आधे से भी कम रह गया है। सारा पैसा युद्ध को फंड करने में खर्च हो गया। मुझे पता है आंकड़े अमूर्त होते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असल में ये क्या बनता है। रूस के कई हिस्सों में ईंधन की कमी ने पेट्रोल पंपों पर भयानक कतारें लगा दी हैं। और ये बस कुछ गाड़ियों की कतार नहीं है, ये कतारें ऊपर से देखने पर किलोमीटरों तक फैली दिखती है। वाहनों की लंबी कतार इलाके में बल खाती चली जा रही है, जिसका अंत नजर नहीं आता। मॉस्को को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ने वाले हाईवे पर, जो देश की मुख्य सड़क है, एक पूरी लेन पेट्रोल पंप की कतार में बदल गई है। जहां कमी है वहां हताशा है। क्रास्नोडार में पेट्रोल भरवाने की कतार अब झगड़े में बदल गई है। 2 आदमी सिर्फ टैंक भरवाने के अधिकार के लिए पत्थर की जमीन पर लोटपोट होकर लड़ पड़े। ये वही रोजमर्रा की जिंदगी है जो पुतिन ने अपने ही लोगों के लिए बनाई है, जबकि वह महानता का सपना देख रहे हैं। इस वक्त शायद आप एक बात सोच रहे होंगे, अगर सब कुछ इतना बुरा है तो रूस अब तक पूरी तरह से क्यों नहीं टूट गया? यह सही सवाल है और इसका जवाब बहुत कुछ कहता है। समझने के लिए आपको एक बात जाननी होगी। रूस की सबसे बड़ी कमाई का स्रोत तेल बेचना है। जब तेल का दाम ऊंचा होता है तो उनके खजाने में पैसा आता है। दाम कम होने पर खजाने पर दबाव पड़ता है। बिल्कुल इतना ही सीधा है। और फिर फरवरी 2026 में दुनिया के दूसरी तरफ एक इत्तेफाक हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच एक युद्ध ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। इस रास्ते के बंद हो जाने से दुनिया में पेट्रोलियम की कमी हो गई और एक बैरल का दाम $100 से भी ऊपर चला गया। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? कुछ किए बिना ही रूस ने देखा कि उसका खुद का तेल रातों रात बहुत ज्यादा कीमती हो गया। इस अप्रत्याशित पैसे ने बजट की कमी को पूरा कर दिया और संकट को टाल दिया। यानी रूस इसलिए खड़ा नहीं है क्योंकि पुतिन की योजना सफल हो गई। रूस इसलिए मजबूत है क्योंकि एक भू राजनीतिक घटना ने उसे धन दिला दिया। सौभाग्य से ये एक संयोग से मिली अतिरिक्त जिंदगी है। संयोग ज्यादा देर नहीं रहता। जब तेल की कीमतें गिरेंगी और कभी न कभी वे गिरती है, तब सिर्फ वही बचेगा जो पुतिन ने सच में बनाया है। और जो उन्होंने बनाया वो यही है। पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण किया ताकि दुनिया रूस से फिर डरे। 4 साल बाद अजरबैजान ने बिना डरे उसे चुनौती दी। आर्मेनिया ने व्हाइट हाउस में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, क्रेमलिन में नहीं। असद सहयोगी गिर गया। चीनी युआन रूसी साइबेरिया में खुले आम चल रहा है। कुछ साल पहले अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन का एक बयान मजाक बन गया। उन्होंने कहा था कि रूस एक देश के भेष में सिर्फ एक पेट्रोल पंप है। उस समय बहुत से लोगों ने इसे एक उकसावे के रूप में सुना, एक राजनेता की अतिशयोक्ति। लेकिन आज जब हम एक ऐसी रूस को देखते हैं जो केवल तेल की कीमतों पर टिकी हुई है और जो अपनी कच्ची सामग्री चीन को सप्लाई करती है, वो बात अब मजाक नहीं रही। यही मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि पुतिन के पास अब भी हालात बदलने का मौका है, या अब दिन नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती? अपनी राय कमेंट्स में बताएं, मैं पढ़ना चाहूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि यह चैनल आपको सतही जानकारी नहीं देता। यहाँ हम दिखाते हैं कि असली ताकत कैसे चलती है खबरों के पीछे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला विश्लेषण मिस ना हो जाए। और एक अध्याय है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। दुनिया भर में अपना प्रभाव खोते हुए रूस को यह खतरा भी है कि वह हिस्सा भी खो सकता है जिसे वह 2014 से कब्जा किए हुए है, क्राइमिया। धीरे धीरे यूक्रेन प्रायद्वीप को अलग थलग कर रहा है।
और पुतिन की पुरानी ट्रॉफी को उनके सभी असफलताओं के प्रतीक में बदल रहा है। ये कैसे हो रहा है मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। बस यहाँ क्लिक करें